गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने जो चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसको कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, हम उनको वन बाय वन आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक मास की, ठीक है, और उसके बाद मॉलिक्यूल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अगर आप इस चैप्टर पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो उसमें आप देखेंगे कि एटॉमिक मास टॉपिक है सिंबल के बाद। तो सबसे पहले हम एटॉमिक मास की बात करेंगे। देखिए एटॉमिक मास को जनरली हम किसके इक्वल कर देते हैं? एटॉमिक मास को हम जनरली आपके एटॉमिक मास को हम इसके इक्वल बोल देते हैं मास नंबर के, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मास नंबर अलग चीज़ होती है और एटॉमिक मास अलग। लेकिन अगर आप देखें एक कॉमन चीज़ दोनों में है कि मास नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और एटॉमिक मास जो होता है ये होता है एटम का पूरा मास। तो एटम का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो हम ये बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास नंबर। लेकिन हम एटॉमिक मास की जो डिफिनेशन है वो पूरी तरह से अलग है। तो एटॉमिक मास से बिल्कुल ये चीज़ क्लियर है कि हम बात कर रहे हैं एटम के मास की। तो हर एक एलिमेंट के एटम को मेजर करना बहुत ही मुश्किल काम, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वर्क। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि रिलेटिव एटॉमिक मास हमने लिया। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब क्या होता है कि हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, सभी एटम्स को मेजर कर ले रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी आप बाजार कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो एक आपका स्टैंडर्ड मास होता है, जो किलो होता है, जो वेट होता है 1 kg 2 kg, ये क्या है? एक स्टैंडर्ड है। उसको एक तरफ रखते हैं और उसके इक्वल जितना भी दूसरी साइड रखा जाएगा वही हो जाएगा 1 kg या 2 kg। तो उसी तरह से एटॉमिक मास भी कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है। हम एक तरफ क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू रख देते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं, हम जितने भी एटम्स उसके आ रहे हैं जिनका मास उसके इक्विवेलेंट हो जाए वही उसका एटॉमिक मास हो जाता है। तो पहले हम बात करेंगे कि एटॉमिक मास की जो शुरुआत ही कैसी हुई। तो जो आपका इंडिविजुअल एटम है, पहले उसका मेजरमेंट क्या था? बहुत ही मुश्किल था। लेकिन बाद में हमने रिलेटिव मास के थ्रू क्या किया, जो उसका मास एटम का वो कैलकुलेट करने लगे। तो साइंटिस्ट ने पहले जो रिलेटिव मास के लिए ढेर सारे एटम्स को देखा और उन्होंने किसको पाया? ऑक्सीजन। तो शुरू में ऑक्सीजन को क्या किया गया, ये कंसीडर किया गया रेलिवेंट, और एटम ऑक्सीजन के ही एटम्स के अकॉर्डिंग सभी जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को क्या किया गया, उनका एटॉमिक मास बनाया गया। तो ऑक्सीजन को ही क्यों चुना गया? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई ऑक्सीजन इज कंसीडर्ड या व्हाई ऑक्सीजन इज चूजन एज अ रिलेटिव। तो दो रीजन है। पहला तो ये कि ऑक्सीजन ऑलमोस्ट जितने भी कंपाउंड उस समय तक नोन थे सभी में ऑक्सीजन ही मेन आपका वो एटम होता था। तो इसलिए ऑक्सीजन को क्या किया गया, कंसीडर किया गया। दूसरा क्या है कि जो एटॉमिक मास था इससे ज़्यादातर जो हमारे एटम्स थे उनका जो मास था वो होल नंबर में था, मतलब पॉइंट में नंबर्स नहीं आ रहे थे कि किसी का मास समथिंग 10.2 आ जाए, किसी का मास 11.3 आ जाए, ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। तो शुरू में किसको रेलिवेंट, किसको स्टैंडर्ड कंसीडर किया गया? आपके ऑक्सीजन के एटम को कंसीडर किया गया। और ऑक्सीजन का जो एक एटम उसके 1/16 को, ऑक्सीजन एटम के 1/16 पार्ट को क्या बोला गया? 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये पहले AMU लिखा जाता था, एटॉमिक मास यूनिट की यूनिट, लेकिन अब जो है इसको U लिखते हैं एंड U मीन्स यूनिफाइड मास। U मीन्स यूनिफाइड मास, ठीक है। अब एटॉमिक मास आगे जब ऑक्सीजन, जब और ज्यादा कंपाउंड्स के बारे में पता चला तो हमको ऐसे कंपाउंड्स मिले जिनमें ऑक्सीजन नहीं है। तो अब वहाँ प्रॉब्लम आने लगी कि भाई अब इसका एटॉमिक मास हम कैसे मेजर करें। तो ये देखा गया कि जो कार्बन है ये सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है और कार्बन ऑलमोस्ट सभी
जो है जो सब्सटेंस है उनमें पाया जाता है। तो इन 1961 यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसको स्टैंडर्ड मान लिया गया ऑक्सीजन की जगह पे, और 1 एटॉमिक मास यूनिट को या 1 U को क्या रिप्रेजेंट किया गया, 1 U इज इक्वल टू, ठीक है, 1/12 ऑफ, ठीक है, 1 मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो कोई कार्बन एटम होगा उसको क्या किया गया, 12 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया। एक कार्बन एटम को कितने पार्ट्स कर दिए गए, 12 पार्ट्स कर दिए गए, और जो हर एक पार्ट इसमें होगा उसी को बोला गया 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 U। तो आप देखिए ये आपका एक तरफ वेट हो गया, और इसी के रिलेटिव जितने भी आपको एटम्स रखेंगे दूसरे साइड में, वही क्या हो जाएगा, उस एटम का एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। तो अब आप जो डेफिनेशन है 1 एटॉमिक मास की क्या है, इट इज अ यूनिट मास इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। और जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो किसके अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है, इट हैज बीन मेजर्ड अकॉर्डिंग विद द कार्बन 12। अब इसको आप क्लियरली समझिए है क्या, जो आपका ये कार्बन का एक एटम है, इसके कितने पार्ट्स कर दिए गए बेटा, 12 पार्ट्स कर दिए गए, ठीक है, 12 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से आपके 12 इक्वल पार्ट्स इसमें कर दिए गए। और 12 इक्वल पार्ट्स करने के बाद हर एक पार्ट को क्या मान लिया गया, 1 U। मतलब कि अगर आप ये सोचे कि ये आपके पास जो है एक तराजू है और 2 साइड है आपका, तो एक तरफ क्या किया जाता था, ये एक पार्ट ला करके रख दिया जाता था, और रखने के बाद दूसरी तरफ दूसरे एटम के जितने भी दूसरे एलिमेंट के जितने भी एटम आ रहे थे उनको रख दिया जाता था, तो वही उस एटम का एटॉमिक मास हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 U है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन का एक एटम 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। अगर किसी का एटॉमिक मास सपोज मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 U है, इसका मतलब कि अगर मैग्नीशियम का एक एटम हम यहाँ रखते हैं तो इस तरफ हमको कार्बन 12 के 1/12 वाले कितने पार्ट्स रखने पड़ेंगे, 24 पार्ट्स रखने पड़ेंगे। तो अगर किसी का एटॉमिक मास 10 U है, इसका मतलब कि जो एक एटम है उस एलिमेंट का, एक्स एलिमेंट का, वो कार्बन 12 के जो 1/12 पार्ट के कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मास यूनिट का, ठीक है। तो आपको जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास यूनिट रिमेंबर याद रखने की जरूरत नहीं बेटा, यू नो नीड टू मेमोराइज दोस। जब आप यूज़ में करेंगे, जब आपकी यूज़ में वो चीज़ें आ जाएंगे तो आपको सिंपली वो याद हो जाएगा। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इट इज इक्वल टू द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का एक एटम जो है उसका 1/12 जो पार्ट होगा, 1/12वां हिस्सा, वही कहलाता है 1 U, और उसी से कंपेयर करके, उसी से रिलेट करके बाकी एलिमेंट्स के एटम का एटॉमिक मास मेजर किया जाता है, फाइंड किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि एटम की डेफिनेशन क्या होती है कि एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट। तो ज़्यादातर एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ के करते हैं। किसके करते हैं, जितने भी आपकी ये नॉबल गैसेज हैं बेटा, ठीक है। तो आपके जितने भी नॉबल गैसेज हैं, योर He है ना, योर नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है, एंड रेडॉन। तो ये जितने भी हैं, ठीक है, ये सब के सब जो है इनके एटम्स, एक एटम एग्जिस्ट करता है अकेले, लेकिन इनके अलावा जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटम एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली।
एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो क्या बनाते हैं बेटा, वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या आयंस बनाते हैं। तो एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन द फॉर्म ऑफ आयंस। और ये मॉलिक्यूल्स और आयंस इकट्ठे होते हैं ढेर सारे एक साथ और वही बनाते हैं मैटर, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं एंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो एटम का एग्जिस्टेंस कैसे होता है, एटम एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं और आयंस कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने टाइप्स उनके होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले आज कुछ क्वेश्चंस इसी बेस्ड एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना है। इट इज़ अ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। एटम्स को अपने नेकेड आई से देखना पॉसिबल क्यों नहीं है, और ऑक्सीजन को क्यों स्टैंडर्ड चुना गया है स्टार्टिंग में, ठीक है, वाई इट इज चूजन एज स्टैंडर्ड, ठीक है। चलिए, तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।